हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ शाम को 7 बजे अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। तो उसी क्रम में आज हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं और जो मैं आप लोगों को 2022 का दूसरा सेट सॉल्व करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया है और साथ ही में ये भी बताया है कि जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं और 8 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनकी क्लासों को तो आप कदापि न छोड़े ही ना, क्योंकि 5 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं वो 50 अंक के आपके पेपर में आते हैं, यानी आधे भाग को वो कवर करते हैं। तो उनका जरूर अभ्यास कीजिए और किसी भी मॉडल प्रश्न पत्र का 5 अंक वाला और 8 अंक वाला आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, रिवीजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न रिपीट हो सकता है। रिपीट प्रश्न होंगे तो 5 अंक वाले और 8 अंक वाले ही होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को भाई अंत तक किया करें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपको अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक के मैंने प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। 2022 का सेट नंबर 2 है। कोड आप जान लीजिए FG है, किसी भी प्रकाशन का आप अनसॉल्व पेपर लिया हूँ FG कोड को आप देख लीजिए, वही पेपर हम आपको हल करा रहे हैं। ठीक है। और मेरा टारगेट है जब तक मैं 7 सेट नहीं हल करा दूंगा तब तक क्लासें आपको लगातार डेली शाम को 7 बजे मिलेंगी। तो आप 7 बजे जरूर जो है ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है कि आपको समाकलन करना है। लिमिट दी गई है -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x का। पहले देखिए, एक प्रगुण होता है। प्रगुण तो आपने कई सारे पढ़े हैं। प्रगुण ये होता है कि अगर लिमिट -a से a हो, जैसे कि आपको दी गई है, और फलन f(x) हो, इसकी वैल्यू 2 प्रकार से होती है। मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होती है, लिमिट 0 से a 2 इंटू में f(x) dx, जब f(x) एक सम फलन हो, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर डायरेक्ट हो जाएगी, समाकलन करने की कोई ज़रूरतें नहीं, जब f(x) की वैल्यू एक विषम फलन हो। सम फलन विषम फलन चेक कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आपको f(x) का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? sin स्क्वायर x। अगर हम यहाँ पर f-x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी sin स्क्वायर -x। कोई फलन सम फलन तब होता है जब f-x की वैल्यू f(x) के बराबर हो जाती है, तो वह दिया गया फलन सम फलन होता है। तो यहाँ पर जो फलन दिया गया है sin स्क्वायर x, हम यहाँ पर निकालेंगे f-x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये sin स्क्वायर -x है, और sin स्क्वायर माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर x के बराबर, सभी को पता है हल करने पर। तो यहाँ पर जो sin स्क्वायर x था उसको मैंने f(x) के बराबर माना था। तो चूंकि यहाँ पर आपका आ चुका है f-x = f(x), और जब ये कंडीशन लागू होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो f(x) है वो क्या है? एक सम फलन है। क्या भाई? एक सम फलन है। जब ऐसी कंडीशन लागू होती है तो फलन क्या होता है? सम फलन कहलाता है। और अगर ये फलन सम फलन हो गया तो इसका मतलब जो यहाँ पर समाकलन करेंगे, इसका जो मान हो जाएगा, आप किसके बराबर लिखोगे? 2, लिमिट हो जाएगी 0 से a के स्थान पर π/4 है, आप देख सकते हो। और f(x) 2 इंटू f(x), 2 चाहे बाहर रखी चाहे अंदर, f(x) किसको आपने माना? sin स्क्वायर x को, और इंटू में भाई dx। आपने सूत्र पढ़ा है cos 2x बराबर, क्या पढ़ा है? cos 2x बराबर आपने पढ़ा है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। अगर 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू आप यहाँ से ज्ञात करो तो 1 माइनस कितनी आ जाएगी? cos 2x। 2 sin स्क्वायर x को इधर ले आओगे, cos 2x उधर चला जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर रख देंगे i = लिमिट 0 से π/4, और 2 sin स्क्वायर x के स्थान पर लिख सकते हैं 1 - cos 2x। ठीक है ना। और ये dx हो जाएगा। जब समाकलन करेंगे तो 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन x हो जाएगा, और cos 2x का 1/2, ये कितना हो जाएगा? sin 2x। लिमिट आपके दी गई है 0 से π/4। आपको पता है कि समाकलन करने के पश्चात सबसे पहले हम क्या करते हैं? जहाँ पर वेरिएबल होता है वहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट आपको π/4 दी गई है, तो सबसे पहले x के स्थान पर हम अपर लिमिट यानी π/4 पुट करेंगे, -1/2 sin 2 इंटू एक्स के स्थान पर π/4। मैंने क्या किया? जहाँ जहाँ पर x था पूरे फलन में π/4 पुट किया, माइनस अब हम x के स्थान पर 0 पुट करेंगे, 0 - 1/2 साइन 2 इंटू 0, यानी मतलब इधर वाला आपका पूरा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, π/4 निकल के आया, -1/2 निकल के आया। देखिए 2 से 4 को काटोगे 2 हो जाएगा, sin π/2, sin π/2 का मतलब sin 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी ये सारा 0 ही आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। यानी यहाँ पर आपको जो समाकलन का मान मिल जाएगा π/4 -1/2, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों पर बहुत ध्यान देना है आपको। निश्चित समाकलन में प्रगुणों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और मैक्सिमम मैंने जो कल वाले क्वेश्चन बताए थे उसमें प्रगुण वाला जो मैंने बताया था, चौथा प्रगुण, कि जब लिमिट आपकी 0 से a f(x) हो तो f लिमिट से जब फलन को x को माइनस करते हैं, वो वाला प्रगुण बहुत ज़्यादा यूज में आता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपका नया क्वेश्चन था, इसको तैयार कर लीजिए। सम फलन विषम फलन कैसे पता करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, है ना, क्योंकि हम समय लॉस नहीं करते हैं। आप सभी को पता है समय बहुत ही मूल्यवान है। समय की कद्र करूं, आगे समय आपकी कद्र करेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ज़्यादा ये चैटिंग वैटिंग जो किया करते हो, ऐसा नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ, सारी बातें सुनता हूँ, ठीक है। और इसकी आप टेंशन मत लीजिए। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में या हमें लाइव चैट में बता सकते हैं, ठीक। रिप्लाई वाला इसलिए सिस्टम नहीं रखे हैं जिससे आपका समय ना बर्बाद हो भाई, ठीक है ना। तो ये इसलिए ऐसा है, इसलिए लाइव चैट हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो आप केवल प्रश्न पर फोकस करोगे, आपका ही लाभ होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन है आपके भाई। इसमें लिखा है कि एक वक्र दिया है, 6वें का ख पार्ट है, एक वक्र का समीकरण दिया गया है। वक्र का समीकरण जो दिया गया है, इसको y बराबर देखिए क्या दिया गया है, x³ है ना, और माइनस का 3x² और माइनस का 9x + 7 दिया गया है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। दो कंडीशन होती है, x अक्ष के समांतर और x अक्ष के लंबवत। तो x अक्ष के जब समांतर होता है तो जो वक्र की प्रवणता होती है उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ प्रवणता कैसे निकालते हैं, किसी वक्र की एक बार अवकलन करके। ये फलन x के पदों में है तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप सभी लोग लिख लोगे। तो y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा, और x³ का अवकलन आपका 3x² हो जाएगा, और 3x² का 6x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और 9x का 9 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 7 अचर पद है, अचर पद का अवकलन भाई 0 हो जाएगा। तो मैंने एक बार अवकलन कर लिया। अब आप क्या लिखोगे, चूंकि आपसे ये प्रश्न में क्या बोला गया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शी रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। चूंकि स्पर्शी रेखाएं क्या है भाई, x अक्ष के समांतर हैं, x अक्ष के समांतर हैं। और जब स्पर्शी रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं तो जो ये प्रवणता वक्र की आती है dy/dx वो 0 के बराबर होती है। dy/dx का मान आया है 3x² - 6x - 9 = 0। तीनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x² 3 दूनी 6x 3 त्रिका 9 = 0। ये 3 0 के बट्टी में आ जाएगी, समीकरण मिल जाएगी x² - 2x - 3 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिल चुकी है। हम इसके फैक्टर करेंगे, 3 × 3 होता है, यानी आपका हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का x, तभी तो माइनस का 2x बचेगा, और -3 = 0। इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये x - 3 बच जाएगा। इन दोनों में 1 कॉमन ले सकते हैं तो x - 3 बच जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x - 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + 1 हो जाएगा = 0। अब जब हम x - 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर 3 आएगा। तो लिखोगे जब x बराबर 3 तब y बराबर क्या निकल के आएगा, समीकरण में मान रख दोगे y = x³ x का मान 3 है, 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -9 × 3 और प्लस का 7। y = 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 प्लस का 7। y = -27 + 27 ये 0 हो जाएगा, -27 से 7 जाएगा तो आपका माइनस का 20 बचेगा। x का मान 3 था तो y का मान 20 आया, यानी एक बिंदु हो जाएगा 3 का माइनस का 20। उसके बाद दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर है, x + 1 = 0। तो लिखोगे जब x + 1 = 0 यानी x बराबर -1, तब y का मान निकालेंगे इसी समीकरण में रख करके। समीकरण सॉरी भाई माइक गिर गया है, इसको उठा लेते हैं ना, लगाए थे माइक गिर गया था तो हो सकता है आवाज़ ना आ रही हो, अब आ रही होगी, ठीक है ना। y = देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर y = आपका x³ है, x के स्थान पर -1 रखना है तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, -3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का, और -9 × आपका -1 हो जाएगा +7, ठीक है ना।
अब देखिए आपका हो जाएगा y इक्वल टू -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या का क्यूब यानी घन करने पर ऋणात्मक संख्या ही मिलती। -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा, +1 का गुणा 3 से हो जाएगा -3, और 9 -1 का गुणा प्लस का 9 हो जाएगा और प्लस का 7। ठीक है, देखिए -3 -1 4, -4 9 से जाएगा 5 बचेगा, 5 और 7 आपका 12 हो जाएगा। यानी जब x की वैल्यू आई -1 तो y की वैल्यू आई 12। एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। उन्होंने कहा था प्रश्न में कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो दोनों बिंदु ज्ञात हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है। ठीक है ना, चलिए भाई इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका अवकल समीकरण से। ठीक है, अवकल समीकरण से मैंने कई बार बताया है कि जो रैखिक अवकल समीकरण को हल करना आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना भैया बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक अवकल समीकरण दी गई है गा पार्ट में। अवकल समीकरण क्या दी गई है, y और इंटू में dx इक्वल टू आपको दिया गया है माइनस का x प्लस 2y² दिया गया है और इंटू में dy इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण दी गई है और बोला गया कि इसे हल कीजिए। देखिए प्रश्न जो आएगा वो ऐसे बोला जाएगा कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। अब आपको पहचानना कौन सा टाइप है। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं y dx और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का x प्लस 2y² इंटू में dy हो जाएगा। dy आ जाएगा dx के बटे में, तो dx अपन dy इक्वल टू x प्लस 2y² इधर बचेगा और ये y गुणे में इधर आ गया बटे में। इसको आप ले सकते हो x बटे में y प्लस 2y² के बटे में y। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx अपन dy इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा 1/y इंटू में x लिख सकते हो या x बटे y, मतलब बात एक ही। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2y बचेगा। इसको इधर लाओगे तो ये dx अपन dy इस और इधर आएगा तो माइनस का 1/y x इक्वल टू उधर कितना बचा 2y। इसकी आप तुलना कर लीजिए। एक रैखिक समीकरण थी, मैंने रूप आपको बताया था तुलना dx अपन dy याद है, और प्लस का px इक्वल टू q। ठीक, ये रैखिक अवकल समीकरण याद है ना। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखिए हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैं तीसरा सेट आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पिछले प्रश्न पत्र में ये 8 नंबर में पूछा गया था, यहाँ पर ये 5 नंबर में पूछा गया, आता जरूर है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा भाई, तुलना करेंगे। p के स्थान पर यहाँ पर कितना है, माइनस का 1/y और q के स्थान पर कितना है 2y है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो इस रूप में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू थी e की पावर p dy होती है। क्या होती है, e की पावर p dy। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा e की पावर समाकलन ऑफ p की वैल्यू आई -1/y और इंटू में dy। चलिए भाई इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू, देखिए आपका हो जाएगा e की पावर, माइनस से माइनस लगा रहने देंगे, 1/y का y की रिस्पेक्ट में समाकलन log y होता है तो ये हो गया log y। ठीक है ना, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी e की पावर log, ये माइनस y की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, और e की पावर log y है, इसका मतलब इसकी वैल्यू y की पावर -1 के बराबर हो जाती है। आप सभी को पता है e की पावर log x होता है तो उसका मान x के बराबर होता है। इसी प्रकार e की पावर log y की पावर -1 है, ये माइनस वहाँ आ गया तो y की पावर -1 यानी इसको लिख सकते हो 1/y। इस तरीके से इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पर पता चल चुकी है। अब अभीष्ट हल क्या होता है इस रूप के, देखिए इस रूप को हल करने के लिए जो अभीष्ट हल, इसका सूत्र आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन फंक्शन। देखिए जब dx अपन dy दिया जाए, ठीक है ना, और प्लस का px इक्वल टू क्यू टाइप की जब समीकरण दी जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन और इंटू में dy और प्लस का c। ठीक है ना, इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। तुलना करने पर सारी वैल्यू आ ही चुकी, बस मान रखना है। x है आपका, x लिख देंगे। इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू हम पहले से निकाल लेते हैं, 1/y आ चुकी है। और क्यों की वैल्यू आप तुलना करने पर यहाँ पर निकाल चुके हो 2y, और इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू 1/y और इंटू में dy और प्लस का c। देखिए हो जाएगा x/y इक्वल टू y से y कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2 और इंटू में dy और प्लस का c। x/y 2 बाहर हो जाएगा, dy का y हो जाएगा और प्लस का c।
कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर y का गुणा 2y से हो जाएगा 2y स्क्वायर, y का गुणा c से हो जाएगा तो cy हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस रैखिक अवकल समीकरण का ये हल प्राप्त हो गया है भाई। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर आंसर पेपर के सॉल्यूशन की क्लासें आप कंटिन्यू कर रहे हो तो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आपने बुक से नहीं सीखा है तो केवल यहीं से आप सीख जाओगे, ठीक है। बस देखिए ये टाइप था, तो जब भी dx अपन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू के टाइप का मिले तो आपको क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन फंक्शन के वैल्यू e की पावर पी डी वाई लगाना है। फिर उसके बाद x इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन dy प्लस c, यह सूत्र लगा देना, वैल्यू रख देना है, बस सॉल्व कर लेना है। तो आसान है, बस आप समय दीजिए, ठीक है ना। समय दोगे सारा कुछ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। तो चलिए भाई इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगले क्वेश्चन में भाई क्या बोला जा रहा है इसको भली बात पहले समझेंगे। क्वेश्चन को बिना समझे हुए ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में सारे चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया गया है सदिशों वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, ठीक है। आपको वेक्टर a का मान दिया गया है, ये आपका कौन सा पार्ट है भाई, ये आपका घ पार्ट है, ठीक। वेक्टर a का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, है ना। और वेक्टर b का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये दिया गया है। आपको यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b पहले निकालना है, क्योंकि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान निकालेंगे, जोड़ेंगे आई कैप आपका हो जाएगा 2i कैप, j कैप 2j कैप आपका हो जाएगा 3j कैप, k कैप 3k कैप आपका हो जाएगा 4k कैप। फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैप निकालेंगे, तो आई कैप से आई कैप जाएगा 0 हो जाएगा, j से 2j घटाएंगे तो आपका कितना जाएगा माइनस का j कैप, k से 3k घटाएंगे माइनस का 2k कैप। इस तरीके से वेक्टर a माइनस वेक्टर b और वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अगर दो सदिश दे जाएं, एक वेक्टर a दिया जाए और एक वेक्टर b दिया जाए, और हमको लंबवत एकांक सदिश निकालना हो, क्या निकालना हो, लंबवत एकांक सदिश, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, सदिश वेक्टर a व वेक्टर b के सूत्र मैं लिख रहा हूँ, लंबवत एकांक सदिश का क्या सूत्र होता है, एकांक सदिश n कैप क्या होता है, n कैप इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, है ना, और बटे में माड़ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो सदिश होते हैं और दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का मान निकालना होता है, जिसको हम n कैप से प्रदर्शित करते हैं, कैप इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपान में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का माड़। चूंकि यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर a माइनस b, इनके लंबवत एकांक सदिश निकालना, तो ये मान लीजिए आपका a, ये मान लीजिए b, तो आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b से। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करना आप सभी लोग जानते हो, आई जे के लिखते हैं। इसमें आया है i का गुणांक 2, j का गुणांक 3, k का गुणांक 4। यहाँ पर i का गुणांक कुछ नहीं 0, j का गुणांक -1 और k का गुणांक -2। क्लियर। चलिए निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा i, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 माइनस का माइनस सूत्र वाला, और ये -4 होगा माइनस सूत्र वाला +4 होगा, फिर माइनस j, ये कॉलम दूसरा वाला छोड़ेंगे और पहली रो छोड़ेंगे, 2 दूनी -4 माइनस सूत्र वाला 0, 4 का गुणा 0 प्लस k कैप, ठीक। ये तीसरा वाला कॉलम पहले रो छोड़ेंगे, 2 1 का -2 माइनस सूत्र वाला 0, 3 का गुणा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से -6 4 -2 2i कैप, ठीक, और -j और -4 का गुणा हो जाएगा प्लस का 4j कैप, और प्लस लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद -2 और k कैप का गुणा -2k कैप हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी की वैल्यू मिल गई, जो कि यहाँ पर हमें रखना है। इसका माड भी निकाल लेंगे इसी वक्त। चलिए माड निकाल लेते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का हम माड निकालेंगे। माड निकालने के लिए अंडर रूल लगाते हैं, i के गुणांक का स्क्वायर, i यहाँ पर गुणांक है इसका -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर j के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर k के गुणांक का स्क्वायर, k का गुणांक -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा √24,
√24 को आप लिख सकते हो 16 4 20 4 24, 4 छंग 24 यानी 6 गुणे 4, 4 का √2 होता है, 2√6 इसको लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है? 2√6 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एन कैप का मान निकाल सकते हो। इन दोनों के लंबवत एकांक सदिश का मान क्या होता है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि आपका आ चुका है माइनस का 2i कैप, प्लस का कितना आ चुका है 4j कैप, और माइनस का कितना आ चुका है 2k कैप, अपान में आ चुका है 2√6, जो इसका मान था वो ये आ चुका है। चाहे तो आप अलग अलग लिखो, नहीं तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसके बट्टे में सबके अलग अलग ले जा सकते हो, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों के लंबवत एकांक सदिश का मान। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए भाई इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 3D से है, यानी त्रिविमीय ज्यामिति से है। तो त्रिविमीय ज्यामिति में देखिए सूत्र का आना बहुत ज़रूरी है, और समतल वाले क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और देख लीजिएगा। अगर आपको सूत्र नहीं आते तो भाई सूत्र को 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक। और 1 बार अगर आपने त्रिविमीय ज्यामिति के भी क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैराथन क्लास मैंने प्रोवाइड की है, सारे सूत्रों को भी बताया है, क्लास कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन फिर दिक्कत होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो है सर जी ने जल्दी जल्दी बता दिया है। देखिए जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है, इसलिए कोई तगड़ा क्वेश्चन होता है तो हम धीरे स्लो कर देते हैं अपनी गति जो है। उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण भी निकालना है और कार्तीय समीकरण। अब सदिश समीकरण का सूत्र होता है वेक्टर r डॉट n कैप, क्या होता है? n वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ठीक है ना। ये आपका जो होता है सदिश समीकरण होता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि जो बिंदु 5, 2, -4 और 2, 3, -1 द्विघ अनुपात वाली रेखा पर लंब है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए समतल का पहले हम सदिश समीकरण निकालना है हमें। ये हमारा जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा भाई? ये आपका होगा अंगा पार्ट, ठीक। कौन सा होगा भाई? अंगा पार्ट। अब इसमें क्या है देखिए, बिंदु जो आपको दिए गए हैं, पहला देखिए बिंदु जो है 5, कितना दिया गया 5, 2, -4, इसका निकालेंगे क्या भाई? सदिश समीकरण। सदिश समीकरण निकालने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। सदिश समीकरण देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम तो 5, 2, -4 से होकर जाता है, तो 5, 2, -4 का पहले हम स्थित सदिश निकालेंगे। स्थित सदिश निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई? स्थित सदिश। स्थित सदिश निकालना जानते हो ना? स्थित सदिश इसको बोलेंगे वेक्टर ए। देखिए 5 है गुणांक तो 5i कैप हो जाएगा, 2 है तो आपका 2j कैप हो जाएगा, 4 है तो 4k कैप हो जाएगा। अब इसने बताया कि जो समतल है वो 2, 3, -1 के द्विघ अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो लिखोगे कि चूंकि जो समतल है अनुपात क्या है? 2, 3, -1, यही तो दिया द्विघ अनुपात वाली रेखा पर लंब है। क्या भाई? रेखा पर लंब है। अगर समतल 2, 3, -1 द्विघ अनुपात वाली रेखा पर लंब है तो समतल का क्या निकालेंगे? समतल का अभिलंब समीकरण, अभिलंब सदिश। और अभिलंब सदिश को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? n वेक्टर से। तो n वेक्टर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। देखिए भाई 2 तो 2i कैप, 3 है तो 3j कैप, प्लस का है तो -1 है तो माइनस का k कैप। इस तरीके से n वेक्टर की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आपको मैंने अभी बताया सूत्र, सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है? वेक्टर r इंटू में वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर a इंटू में वेक्टर n। सूत्र से इस सूत्र को हम डिब्बे में बंद किए देते हैं। सदिश समीकरण है वेक्टर r इंटू में n वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है? 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर दी गई है 5i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इनटू में है क्या है भाई? इनटू में है n वेक्टर की वैल्यू आई है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। चलिए भाई वेक्टर r इनटू में 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप इक्वल टू, देखिए i का मल्टीप्लाई करते हैं हम, j का मल्टीप्लाई करते हैं, k का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रीज़न ये है कि i डॉट i का मल्टीप्लाई 1 होता है, z डॉट का j का मल्टीप्लाई 1 होता है, k डॉट k का मल्टीप्लाई 1 होता है। तो देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा और i का गुणा 1,
2 और 3 का गुणा 6 हो जाएगा, -4 और माइनस का गुणा प्लस का 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सदिश समीकरण मिलेगा वेक्टर r और डॉट में 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। ठीक, ये आपका सदिश समीकरण मिल गया। लेकिन इस प्रश्न में इतनी ही बात नहीं कही गई, यहाँ पर ये बोला गया समतल का कार्तीय समीकरण निकालिए। तो जो समतल मैंने अभी बताया कि 2, 3, -1 द्विघ अनुपात वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, तो इसका मतलब समतल के अभिलंब के जो द्विघ अनुपात होंगे वो क्या क्या होंगे भाई, ये समतल का अभिलंब सदिश है तो द्विघ अनुपात 2, 3, -1 होंगे भाई। और आपको पता है कि जो समतल के कार्तीय समीकरणों में, जो समतल का जो कार्तीय समीकरण लिखते हैं उसमें जो x, y, z के गुणांक होते हैं वो समतल के अभिलंब के द्विघ अनुपात ही होते हैं। ठीक है ना, जो समतल के कार्तीय समीकरण में x, y, z के मान होते हैं वो क्या होते हैं भाई, समतल के अभिलंब के द्विघ अनुपात ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो समतल का समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि माना जो समतल का समीकरण, यहाँ पर समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण कौन सा समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होता है भाई, समतल का जो समीकरण होता है, देखिए यहाँ पर द्विघ अनुपात कौन कौन से दिए गए हैं, 2, 3 और आपको दिया गया -1। तो इसका मतलब 2x प्लस का 3y और माइनस का z इक्वल टू क्या होता है, d होता है। जहाँ x, y, z के जो मान होते हैं वो यहाँ पर ये देखो, x का मान 5 और y का मान 2 और z का मान 4, तो रख देंगे 2 गुणे, अभी मैंने आपको बताया 5 और प्लस 3 गुणे y का मान कितना दिया गया यहाँ पर 2 माइनस z का मान कितना दिया गया भाई 4, है ना, z का मान कितना दिया गया भाई -4 ही दिया गया ना। तो चलिए रख देते हैं, -4 है और माइनस z पहले से तो +4 हो जाएगा इक्वल टू d का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो d का मान निकालने के बाद भी यहीं पर रख देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 दूनी 6 +4 इक्वल टू d, d बराबर आपको 20 मिल गया। ठीक, कार्तीय समीकरण ये तो होता है। तो d का मान समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 20, ये हो जाएगा इसका कार्तीय समीकरण। ठीक है ना, और ये हो जाएगा इसका क्या भाई, सदिश समीकरण। इस तरीके से कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण निकाला जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर बिना समय को लॉस किए हुए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जल्दी से। चलिए इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आया है आपका प्रायिकता से। ठीक, जिन विद्यार्थियों ने मेरे प्रायिकता के 3 जो मैंने क्लासें आपको प्रोवाइड की हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की देखा है, तो बस जो भी प्रायिकता का क्वेश्चन आ रहा है वहीं से आ रहा है, देख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा भी वहीं से, पिछले साल भी वहीं से आया और इस साल भी वहीं से आएगा। क्वेश्चन दिया गया कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है कि एक बच्चा तो भैया लड़का है, ये घटना घटित हो चुकी है। यदि दोनों बच्चों में एक लड़का होने की तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, एक घटना घट चुकी है और दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का मान हमें निकालना है। मैंने कहा था जब एक घटना घटित हो चुकी होती है और किसी दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी होती है तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का मान निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही तो होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालनी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे, ये चा पार्ट होगा। ठीक, प्रतिदर्श समष्टि को हम सैंपल स्पेस S से लिखते हैं। टोटल कुल घटनाएं लिखेंगे। देखिए लड़का दोनों हो सकता है, पहली बात तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है, इन्होंने कहा कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का, मतलब कम से कम एक जरूर लड़का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, और एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है ना। और उसके बाद क्या हो सकता है भाई, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। ये तो भाई 2 बच्चों में पूरी प्रतिदर्श समष्टि हमने निकाली है कि दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का। ये तो टोटल जो है संभव परिणाम मैंने निकाली। अब यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा एक घटना ई है और ई घटना में इन्होंने कहा कि दोनों बच्चे लड़के हैं। एक कंडीशन इन्होंने बताई, एक घटना बताई, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के। अगर दोनों बच्चे लड़के हैं तो आप यहाँ पर ई का अगर मान निकालोगे, मतलब कुल संभावनाएं निकालोगे,
तो बी कामा बी ही मिलेगा, यानी दोनों बॉयज़ हों। प्रतिदर समष्टि से बी कामा बी मिलेगा, यानी दो बच्चे, दोनों जो बच्चे हों लड़के हों। और एक घटना ये कि कम से कम एक लड़का हो, दोनों में कम से कम क्या हो भाई, एक लड़का जरूर हो, एक लड़का हो। अगर एक लड़का होगा तो कुल संभव परिणाम यहाँ पर क्या मिलेंगे, देखिए एक लड़का हो तो बी कामा जी, यानी बी का मतलब बॉय, जी का मतलब गर्ल, या जी कामा बॉय, दोनों में एक लड़का है। और बी कामा बी भी तो हो सकता है, इसमें भी तो कम से कम एक लड़का है, लेकिन जी कामा जी नहीं हो सकता, इसमें दोनों लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कुल संभव परिणाम कितने मिले भाई, 3 मिले आपको। अब यहाँ पर आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, तभी तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल पाओगे। पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। अच्छा, ई और एफ में क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है बी कामा बी, आप देख सकते हो दोनों में बी कामा बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम एक, कितने परिणामों में से, 1 2 3 4 परिणामों में से, तो 1/4 हो गया। उसके बाद हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ में कुल संभव परिणाम कितने थे भाई, 1 2 3 थे, ठीक। और ये 3 संभव परिणाम आए कहाँ से थे, कुल परिणाम से। कुल परिणाम कितने थे, 4। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हम सूत्र लगाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 3/4। अब हम मान रख देंगे इसी सूत्र में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मान कितना मिल जाएगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान आ चुका है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान आ चुका है 3/4। ये कैंसिल हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मान आपको मिल गया 1/3, जो कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन उन विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा जो विद्यार्थियों ने हमारे प्रोबेबिलिटी की क्लासें देखी है, इसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। 3 क्लासें हैं, कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस से थोड़ा सा लेस हुई है, तो जितना मैंने पढ़ा है बस उतना पढ़ लीजिए, बस प्रोबेबिलिटी एकदम आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, है ना। इस क्रम में अब हमारे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन वो होते हैं खत्म। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। देखिए 8 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन तो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल की क्लास में ज़रूर पूरे हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले कितना बड़ा है, कितना समय लेता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 7वें का पार्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, मैं एक भी खंड नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे सभी को अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया गया है यदि a = एक आव्यूह दिया गया है 0 - tan α/2, और दिया गया है tan α/2 और 0। I का मतलब क्या है, तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है I + a का मान जो है वो I - a है ना, और n2 में दिया गया है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, n2 में cos अल्फ़ा के बराबर है। ये चीज़ अगर आपको प्रूव करनी है तो LHS RHS दोनों साथ में लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक। और कोई एक अच्छा सा सटीक तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। क्या ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले LHS ले लेंगे हम, ठीक। LHS में हमारा I + a, I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये माइक जो है भाई ये जाता है थोड़ा सा, क्योंकि टी-शर्ट पहने हुए हैं तो खिसक जाता है। देखिए भाई LHS की अगर हम बात करें, LHS में है I + a, कितना है I + a, तो I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और a की वैल्यू इतनी है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम एक चीज़ मान लें तो आसान हो जाएगा। क्या मान लें, अगर हम tan α/2 को t मान लें तो देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 2 tan α/2 अपान में 1 + tan² α/2, मतलब 2t अपान में 1 + t² के बराबर हो जाएगी। ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्यों निकालें, यहाँ पर रखने में आसानी हो जाएगी, गुणा भाग करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए बाद में पुट कर देंगे। और अगर cos अल्फ़ा की वैल्यू बात करें तो cos अल्फ़ा का सूत्र होता है 1 - tan² α/2 अपान में 1 + tan² α/2, सूत्र सभी को पता होगा। तो tan अल्फ़ा को मैंने t माना, तो 1 - t² अपान में 1 + t²। अब थोड़ा देखिए आसान हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है I + a। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 1, मतलब बिगड़ के एलिमेंट जो होने चाहिए वो 1 होने चाहिए। a की अगर बात करें +a का मान आपको दिया गया और tan α/2 को आपने t माना है, तो ये जाएगा 0 - t, फिर यहाँ पे tan α/2 t हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। क्लियर है।
अब इसको देखिए हम हल करेंगे तो i प्लस ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 1 0 1 0 और माइनस टी 0 टी है आपका t 1 और 0 1 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हमें i प्लस ए की वैल्यू मिल चुकी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ चुका है। अब हमें पूरा फोकस करना है राइट हैंड साइड पर कि इतना ही आए। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड में आपका है i माइनस ए, तो i की वैल्यू आप आइडेंटिमेटिक्स 1 0 0 1 और माइनस ए के स्थान पर कितना है आप देख सकते हो। ए के स्थान पर है आपका 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 को हमने t माना है और ये t और ये 0 i माइनस ए हो गया। फिर आपका है ब्रैकेट के अंदर, मतलब इतना हल करने के पश्चात इसका मल्टीप्लाई है किससे भाई, कॉस अल्फा की वैल्यू मैंने बताया 1 माइनस टी स्क्वायर अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर अभी नीचे बताया। साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 2t अपन में 1 माइनस टी स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको क्या होता है भाई 2 tan अल्फा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है साइन अल्फा यानी 2t अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस अल्फा यानी 1 माइनस टी स्क्वायर अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरीके से कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी भाई। चलिए भाई इसको हल करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 से 0 जाएगा 1, 0 से t जब घटाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा और 0 से t घटाएंगे तो माइनस टी हो जाएगा, है ना। और 1 से 0 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो उसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अब हम दो अवयवों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे बारी बारी कॉलम से। तो चलिए यहाँ पर एक बड़ा अवयव बना लेते हैं। 1 का गुणा इससे होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर t का गुणा इससे होगा तो ये प्लस का आपका 2t स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। गुणा हमेशा अंश से ही होगा। पहली रो का पहले कॉलम से कर दिया, पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो माइनस का 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का गुणा इससे होगा और t का गुणा इससे होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस t और 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, t का गुणा इससे हो गया। चलिए आप को बंद कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी रो पर। दूसरी रो का इससे गुणा करेंगे तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसका गुणा इससे होगा तो प्लस का 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस तरीके इधर से गुणा हो जाएगा तो प्लस का 2t स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टी का गुणा प्लस 2t स्क्वायर। फिर 1 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि सबका हर सेम है, इसलिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ठीक, देखिए दोनों का हर सेम एक हल ले लेंगे और 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, हर सेम मिल जाएगा। माइनस 2t और प्लस टी, माइनस का t बचेगा और माइनस का टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो देखिए माइनस टी और माइनस टी स्क्वायर और माइनस हम टी कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस कितना बचेगा भाई टी ही तो बचेगा। गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। टी क्यूब होता है यहाँ पर, टी कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस कॉमन लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, माइनस टी हो जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे कॉमन लेकर के। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए आप एक हल ले लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर देखिए माइनस टी और माइनस टी क्यूब और प्लस का 2t, तो माइनस टी और प्लस 2t यानी प्लस का एक t बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 1 प्लस कितना बच जाएगा भाई टी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से 1 प्लस टी स्क्वायर हर ले लेंगे, 2t स्क्वायर से एक टी स्क्वायर जाएगा, एक टी स्क्वायर बचेगा, ऊपर 1 हाई है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, प्योर पर जल्दी से लिख देते हैं। 1 बचा, माइनस का t बचा और प्लस का t बचा और 1 बचा। ठीक, दिखाई पड़ रहा है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 था, माइनस का t था 1 था और राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व किया तो वही चीज़ हमें मिला। ठीक है, t का मान आप रख सकते हो इस प्रकार। आप लिख देना कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही चीज़ इस 8 नंबर वाले क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, जो कि मैंने प्रूफ कर दी है और उम्मीद करता हूं कि ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
चलिए, आज की क्लास हो चुकी है 40 मिनट की, 40-42 मिनट की डेली क्लास हमारी होती है। तो अब 8 नंबर का अगला प्रश्न आज की क्लास में नहीं लेंगे, लेकिन कल नेक्स्ट क्लास में ये 8 नंबर वाले प्रश्नों का खात्मा करने के बाद ये सेट हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे सेट नंबर 3 पर। फिजिक्स वाले बच्चे टेंशन ना लें, फिजिक्स क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है। थोड़ा काम पड़ रहा है मुझे, तो मैं काम जो कर रहा हूँ ये मुझे कर लेने दो, फिर मैं आपको फिजिक्स के आंसर पेपर के सलूशन की क्लास प्रोवाइड करूँगा। मेरा टारगेट कि पहले ये जो है सेट सारे सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।